नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी के बचपन का नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जो कि गौर प्रांत का निवासी था और गौर प्रांत में इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन जो है कि शासन कर रहा था। अब हम लोग थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि यह गौर प्रांत कहाँ पड़ता है। तो गौर प्रांत की बात करें तो यह आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में। यह भारत के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत रहता है गौर प्रांत, जहाँ पर इसके बड़े भाई गयासुद्दीन शासन कर रहे होते हैं। अब क्या होती है कि गजनी की सत्ता जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो मोहम्मद गोरी इसका फ़ायदा उठाकर गजनी पर आक्रमण करता है और 1173 ईस्वी में गजनी पर इसकी विजय प्राप्त हो जाती है और यह गजनी का शासक बन बैठता है। लेकिन यह अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन रहकर गजनी पर शासन करता है। उसके कुछ वर्षों बाद जो है यह भारत की तरफ जो है साम्राज्य वृद्धि की आशा से बढ़ता है और सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण करता है। उस समय मुल्तान जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्या करता है कि 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहाँ पर जो है कि करमार्थी शासन कर रहे होते हैं। तो इनको जो है कि हरा देता है इस युद्ध में और मुल्तान पर भी जो है इसका शासन हो जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात यह गुजरात की तरफ बढ़ता है और गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय गुजरात में जो है कि भीम द्वितीय शासन कर रहे होते हैं और भीम द्वितीय जो हैं यह अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में शासन कर, क्योंकि इनकी एज जो है बहुत कम रहती है उम्र। तो अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में जो है यह यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब यह गुजरात पर आक्रमण करता है तो यह नायिका देवी के द्वारा हार जाता है, अर्थात मोहम्मद गोरी गुजरात में हार जाता है और भारत में इसकी प्रथम हार मानी जाती है। अब यह फिर यहाँ से लौट के चला जाता है वापस और फिर कुछ वर्षों बाद अब यह गुजरात की तरफ से नहीं, अब यह सीधे जो है इधर आता है पंजाब की तरफ और पंजाब की तरफ आक्रमण करता है। वो उस समय गजनी का एक शासक यहाँ पर खुसरो मलिक शासन कर रहा होता है। कब? 1185 और 86 में यहाँ पर आक्रमण करता है और खुसरो मलिक को हराकर पंजाब पर भी शासन कर लेता है। जब यह पंजाब पर शासन कर लेता है तो अब इसकी नज़र जो है कहाँ पड़ती है? दिल्ली पर। अब दिल्ली पर पड़ती है तो दिल्ली पर भी उस समय एक बहुत महान शासक शासन कर रहा होता है, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा की उपाधि थी। राय पिथौरा शासन कर रहे होते हैं। अब देखिए साहब क्या होता है कि यह 1191 में जो है कि अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है दिल्ली, क्योंकि पंजाब तक तो इसका शासन हो ही गया रहता है। तो अब दिल्ली कहाँ नज़दीक ही थी, तो ये पहुंचता है और हरियाणा जो है, हरियाणा इस समय वर्तमान समय पर वहीं पर एक युद्ध है तराइन का मैदान है, तराइन का मैदान, वहीं पर युद्ध होता है और इस युद्ध को कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होते हैं और मोहम्मद गोरी यहाँ पर हार जाता है और फिर यहाँ से जो है कि वापस यह गजनी चला जाता है और गजनी जाकर पुनः युद्ध की तैयारी करने में लग जाता है। उसी दौरान एक घटना घटती है कि कन्नौज के एक शासक रहते हैं जयचंद्र, और जयचंद्र की एक पुत्री रहती है जिसका नाम संयोगिता बताया गया है। तो ये जो संयोगिता रहती हैं यह पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से सुनकर इनसे जो है कि प्रेम करने लगती हैं और पृथ्वीराज को भी इस बात का पता चलता है। अब क्या होता है कि जयचंद्र इसी दौरान जो है संयोगिता के स्वयंवर का प्रस्ताव रखते हैं और सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास निमंत्रण
नहीं भेजा जाता है। अब संयोगिता का स्वयंवर चालू होता है। उसी समय जो है कि पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करके पुनः जो है कि यह दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। अब जयचंद बहुत अपमानित होता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए यह गजनी संदेशा भिजवाता है मोहम्मद गोरी के पास कि आप आइए, दिल्ली पर आक्रमण करिए और मेरी तरफ से जो भी सहायता होगी मैं वह सहायता करूंगा। तो 1192 में, एक साल बाद फिर 1192 में उसी तराइन के मैदान में, जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, फिर एक बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। फिर यह मोहम्मद गोरी चला जाता है गजनी। फिर 1194 में आता है कन्नौज, और कन्नौज के पास ही एक पड़ता है चंदावर का मैदान। चंदावर, वहीं पर जो है कि जयचंद और मोहम्मद गोरी इनको भी नहीं छोड़ता, इनसे भी युद्ध करता है 1194 में। 1194 में युद्ध करता है और जयचंद को भी पराजित कर देता है। इस प्रकार इसका शासन यहाँ तक हो जाता है। तो इन सभी बातों को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। तो मोहम्मद गोरी गोर प्रांत का था, जो कि कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में का रहने वाला था। 1173 में वह गजनी पर आक्रमण करके जीत लिया और अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन रहकर शासन करता है। गजनी भी कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में। अब यह कहाँ पड़ेगा, अब यह भारत की तरफ बढ़ेगा। तो ये रहा मोहम्मद गोरी। 1175 में जो है यह प्रथम आक्रमण करता है। किसके, 1175 में सर्वप्रथम वह मुल्तान पर आक्रमण करता है, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, और आक्रमण करके उन्हें पराजित कर देता है। उस समय कौन शासन करता है वहाँ पर, करमार्थी शासन कर रहे होते हैं मुल्तान पर। फिर उसके बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय शासन कर रहे होते हैं, जो अपने माता नायिका देवी के संरक्षण में शासन कर रहे होते हैं, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित होता है। यह उसका भारत में प्रथम पराजय थी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो कि एक बहुत ही महान शासक हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनका शासन काल था 1177 से 1192 तक। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम सोमेश्वर था और माता की नाम कर्पूर देवी बताया गया है। इनकी उपाधि थी राय पिथौरा, और 1177 से 1180 तक यह माता के संरक्षण में शासन करते हैं। उसके बाद यह एक युद्ध होता है, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध 1182 में होता है, जो चंदेल शासक परमार्दिदेव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। तो जो ये चंदेल शासक होता है, इनकी सहायता जयचंद भी साथ में आते हैं, और दो बहुत मशहूर सेनापति रहते हैं, आल्हा और युदल, जो कि इस युद्ध में मारे जाते हैं, और चंदेल शासक परमार्दिदेव की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। तो इस बात को याद रखें कि महोबा का युद्ध 1182 में होता है, चंदेल शासक परमार्दिदेव के बारे में और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। और इसमें दो बहुत महान ही शासक चंदेल शासक परमार्दिदेव की तरफ से होते हैं, जिनका नाम आल्हा और उदल है। अब हम बात कर लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के विजय में, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। अब क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गोरी लड़ता है 1194 ईस्वी में। से मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद, जो कि कहाँ, कन्नौज के राजा रहते थे, जिनकी पुत्री संयोगिता थी।
तो इसमें भी मोहम्मद गोरी जीतता है और जयचंद की पराजय होती है। अब विजय करने के बाद जो है वह अपने साथ लाए हुए गुलामों के यहाँ पर सौंप कर गजनी चल जाता है। जब यह भारत में आया रहता है तो इसके साथ कुछ गुलाम भी आए रहते हैं। तो यह क्या करता है कि जो भी गजनी में उधर चालू हो जाता है विवाद, तो यह क्या करता है कि जो भी अपने साथ गुलाम लाया रहता है उनको जो है कि कुछ राज्य बांट कर और फिर यह वापस चला जाता है। कहाँ? गजनी वापस चला जाता है, क्योंकि गजनी में भी जो है कि बाहरी आक्रमण होने लगते हैं। तो कौन कौन से गुलाम थे इनकी बात कर लें तो मोहम्मद गोरी 4 गुलाम लेके आया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, ताजुद्दीन यल्दौज था, नसरुद्दीन कुवाचा था और बख्तियार खिलजी था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिलता है, दिल्ली और लाहौर का, और यह गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब हम बात कर लेते हैं ताजुद्दीन यल्दौज। इसको जो है कि गजनी मिलती है, इसको क्या मिलता है? गजनी का क्षेत्र मिलता है। और 1215-16 में जो है इल्तुतमिश के द्वारा यह मारा जाता है। इल्तुतमिश और इसके बीच युद्ध होता है जिसमें यल्दौज मारा जाता है। उसके बाद तीसरा रहता है नसरुद्दीन कुवाचा। नसरुद्दीन कुवाचा जो कि सिंध और कच्छ का क्षेत्र मिलता है। और तराइन के तृतीय युद्ध में 1228 ईस्वी में यह भी इल्तुतमिश के द्वारा मारा जाता है। चौथा है बख्तियार खिलजी। इसको बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिलता है। तो जब यह बंगाल और बिहार पर पहुंचता है तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुड़वा देता है और 1205 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे इनकी भी 1210 में हो जाता है। कितना? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो जाती है। अब यह क्या होता है कि 1205 में जो है कि मोहम्मद गोरी भारत वापस आता है। एक बार भारत वापस आता है तो इस पर जो है कि खोंखर जातियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और इसको चारों तरफ से जब खोंखर जाति घेर लेती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों पहुंचकर इसकी जान बचाते हैं और फिर भारत वापस लाते हैं। फिर जब यह भारत से वापस जा रहा होता है तो सिंधु नदी के किनारे जो है कि यह नमाज अदा कर रहा होता है और फिर खोंखरों का आक्रमण होता है और उस समय यह 1205 में मारा जाता है। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिस पर एक सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति और शिव का वाहन नंदी का चित्र है, और दूसरा जो सिक्का है इस पर मोहम्मद बिन शाम और पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।